एचडीएफसी बैंक ने पिछले 12 महीने में जितना कमाया बस 2 दिन में उसे खो दिया। इसका मार्केट कैप अब तक 1,44,000 करोड़ रुपए घट चुका है। पिछले 3 सालों में पहली बार एचडीएफसी बैंक के शेयरों ने इतना बड़ा गोता लगाया। बुधवार को तो एक दिन में इसके शेयर 8.5% गिर गए, जिससे इसका मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। आज भी एचडीएफसी बैंक का शेयर 3% गिरा है। इसके चलते पिछले 2 दिनों से शेयर बाजार में भी निवेशकों को काफ़ी घाटा हुआ है। बैंक निफ्टी में करीब आधी गिरावट इसी एचडीएफसी के स्टॉक के चलते आई है। इसकी चुनौतियां अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध इसका एडीआर 7.5% और गिर गया है, जो स्टॉक में आगे भी गिरावट की आशंका को बनाए रखा है। हालांकि इस पूरे मामले में निवेशकों के लिए कम से कम 4 चीज़ें सीखने वाली हैं। ये चारों चीज़ें निवेशकों को स्टॉक चुनने में होने वाली गलतियों से बचा सकती हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला सबक है खराब नतीजे। एचडीएफसी बैंक के हालिया आंकड़ों पर बाजार का सरप्राइज होना बनता है। एचडीएफसी बैंक को कभी 30% के टिकाऊ ग्रोथ के लिए जाना जाता था और यह मार्केट के पसंदीदा शेयरों में से एक था। एक दशक पहले तक यह दुनिया के सबसे महंगे बैंकों में से एक था, जो अपनी बुक वैल्यू के करीब 4.5 गुना वैल्यू पर कारोबार करता था। हालांकि आज इसकी गिनती मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के 70वें सबसे बड़े बैंक के रूप में होती है और यह अपने पीक वैल्यूएशन के करीब आधे भाव पर कारोबार कर रहा है। ऐसा लगता है कि बैंक के सुनहरे दिन अब बीती बात हो चुके हैं। पिछले 2 सालों में इसका शेयर मात्र 1% बढ़ा है, जबकि इसी दौरान सेंसेक्स ने 17% की छलांग लगाई है। स्टॉक के खराब प्रदर्शन ने कई म्यूचुअल फंड स्कीमों के प्रदर्शन को भी खराब कर दिया है। हालांकि इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद एचडीएफसी बैंक के शेयर को अधिकतर ब्रोकरेज फर्मों ने कवर करना जारी रखा है। ताज़ा गिरावट की सबसे बड़ी वजह इसके दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं और इन नतीजों ने ब्रोकरेज फर्मों की ओर से लगाए गए अनुमानों और कंपनी मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरा सबक है खराब एनालिसिस। अब यह कोई सीक्रेट नहीं है कि अधिकतर ब्रोकरेज फर्म अपनी रिसर्च और एनालिसिस के लिए कंपनी मैनेजमेंट की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी और कमेंट्री पर निर्भर रहते हैं। अधिकतर के पास अपनी स्वतंत्र या गहराई वाली एनालिसिस नहीं होती है। एचडीएफसी बैंक से पहले पॉलीकैब के मामले में भी यही देखने को मिला था। पॉलीकैब में वित्तीय अनियमितता की खबर तब सामने आई जब इनकम टैक्स ने उस पर छापा मारा। इससे पहले किसी ने अपनी रिपोर्ट में यह जिक्र नहीं किया था। बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है कि ब्रोकरेज फर्म या एनालिस्ट किसी कंपनी पर काफ़ी करीबी से नज़र रख रहे हैं और उसी के मुताबिक टारगेट प्राइस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक कि शायद ही कभी कोई ब्रोकरेज फर्म या एनालिस्ट किसी को सेल रेटिंग देते हैं। खास तौर से बड़ी कंपनियों के मामले में तो रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ब्रोकरेज फर्म या एनालिस्ट बाजार में जारी राय से अलग पॉइंट रखने और सेल रेटिंग देने में झिझकते हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अधिकतर ब्रोकरेज फर्म शायद इन कंपनियों से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। आप एचडीएफसी बैंक को ही देख लें। इसके खराब प्रदर्शन के बावजूद किसी भी एनालिस्ट ने इसे सेल रेटिंग नहीं दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टॉक को 44 एनालिस्ट ने बाई रेटिंग दी हुई है, जबकि 6 ने होल्ड की रेटिंग दी है और सेल रेटिंग 0 है। इसलिए स्टॉक में निवेश करते समय अपनी ओर से भी रिसर्च जरूर करें। तीसरा सबक है खराब डिस्क्लोजर। एचडीएफसी बैंक के सामने कुछ चुनौतियां हैं। ब्रोकिंग फर्म बर्नस्टीन ने बताया कि बैंक का जितना तेजी से डिपॉजिट बढ़ा है, उतना तेजी से इसके एडवांसेस नहीं बढ़े हैं और इसी के चलते इसका मार्जिन फ्लैट रहा है। बैंक ने 2% के रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA को बरकरार रखने के लिए लोअर टैक्स एक्सपेंस रूट का इस्तेमाल किया है। इसके चलते करीब 1 दशक में पहली बार बैंक का EPS यानी अर्निंग प्रति शेयर घटा है। हालांकि मीडिया और एनालिस्ट के साथ बातचीत में बैंक इन चुनौतियों को पारदर्शी ढंग से बताने में विफल रही और इसी के चलते बाजार से ऐसा गंभीर रिएक्शन देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक का सालों से अपने वादे से ज़्यादा उपलब्धियां डिलीवर करने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन यह परंपरा भी टूटती दिख रही है, जिसने निवेशकों को थोड़ा निराश किया है। चौथा सबक है खराब सेंटीमेंट।
HDFC बैंक काफ़ी विशाल बैंक या ऑर्गेनाइजेशन है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में इसका भारी वेटेज है। ऐसे में अभी भी इसमें काफ़ी निवेश आता रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह निवेश बाय चॉइस आ रहा हो। इंडेक्स में वेटेज के चलते पैसिव म्यूचुअल फंडों का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाना जरूरी हो जाता है। जब तक SIP आता रहेगा तब तक म्यूचुअल फंड इसके शेयर खरीदते रहेंगे। इसके चलते इसका शेयर आने वाले दिनों में रिकवर हो सकता है, लेकिन यह अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पर कब जाएगा इसे लेके अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि X पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।